हेलो बच्चों। तो आप लोग अभी देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एकेडमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिजिक्स। 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी। भौतिकी पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर का क्या नाम था आपका? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम था? चैप्टर का क्या नाम था आपका? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखिए, अभी जो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन में जो भी कुछ पढ़े थे, प्रकाश के बारे में पढ़े थे, किरण पुंज के बारे में पढ़े थे, और जो भी था वो हम लोग पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है ये सब हम लोग पढ़े थे। तो आज अभी जो है हम लोग थोड़ा 10 मिनट रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग नया जो भी होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि मैं पहला टॉपिक का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या सभी वस्तुएं से प्रकाश निकलती है? तो वहां पे आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? मतलब क्या सभी वस्तुओं से प्रकाश निकलती है? तो उसका आंसर होना चाहिए नहीं निकलती है। जैसे कि घर में, जैसे मान लो दीवार और लकड़ी का कुछ सामान है, उस सब से नहीं निकलता है। मतलब कुछ ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे मान लीजिए, बल्ब से निकलती है। बल्ब से निकलती है प्रकाश, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश उत्सर्जित करती है। समझ गए? प्रकाश उत्सर्जित बल्ब करती है, यानी कि कुछ कुछ पदार्थ ऐसा है, कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, बाकी मतलब हर एक वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। समझ गए? अब बताइए आप कि हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए बल्ब जो है आपका किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए बल्ब जो है आपका प्रकाश देती है, तो प्रकाश ऊर्जा में ये परिवर्तन करती है, लेकिन उससे पहले किस ऊर्जा में रहती है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद्युत ऊर्जा से। बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करती है। इसी तरीका से सूर्य क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इसी के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ऊर्जा से ही हम लोग प्रकाश से परिवर्तन करते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का परिवर्तन है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों से एक और क्वेश्चन है, मतलब ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कि प्रकाश जिस पथ पे चलती मान लीजिए प्रकाश के चलने के कुछ पथ है, रास्ते है जैसे इंसान के चलने के कुछ रास्ते हैं, वैसे मतलब गाड़ी घोड़ा को चलने के लिए कुछ रास्ते हैं जिसका नाम सड़क है। उसी तरीका से प्रकाश को चलने के की जो पथ है, उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के जो चलने की पथ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? किरण कहते हैं। अब बताइए, और एक किरण या मतलब एक पथ है, उसको हम लोग क्या बोल दिए? किरण बोल दिए। अगर मान लीजिए मल्टीपल, यानी कि बहुत सारा किरण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए एक किरण गया तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? एक प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश की जो पथ है उसको हम लोग क्या बोल दिए? किरण बोल दिए। और मान लीजिए वहीं वहीं पे अगर 10-15 अगर प्रकाश की किरणें जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी किरणें के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग किरण कुंज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
किरण किरण कुंज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है क्या सभी माध्यम में सेम स्पीड से चलती है। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रकाश जो चलती है, प्रकाश के जो चलने की कुछ रास्ते हैं, वो क्या सभी माध्यम में सेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए माध्यम मतलब हो गया आपका, एक हो गया आपका वायु, कांच, पानी, ईटीसी, यानी ये सब हो गया माध्यम। तो क्या प्रकाश जितना स्पीड में वायु में चलेगा उतना ही स्पीड में कांच में भी चलेगा, और क्या उतना ही स्पीड पानी में भी चलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए नो। क्योंकि हम ये जो है मतलब प्रकाश की जो चलने की स्पीड है, उसका चाल है, वो माध्यम पे डिपेंड करता है। यानी कि वो माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी कि वायु में कुछ और उसका मान होगा, चाल होगा, और कांच में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप की ये सब क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा कहाँ होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। अब बताइए कि निर्वात में तो होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे थोड़ा कम किस में होती है? तो वायु में होती है। और उससे थोड़ा कम तो पानी में होती है। उसके बाद ईटीसी आप लोग लगा सकते हैं। अब एक बात बताइए कि जब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है तो कितना है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितना है? निर्वात में कितना है आपका? 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये है आपका प्रकाश की चाल निर्वात में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज, एक क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको हम बताए थे कि सबसे पहले कि पृथ्वी को, पृथ्वी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सूर्य की प्रकाश को, यानी कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि हम उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है। तो वो है आपका 8 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन हम लोग लिए थे कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लिए थे? 8 मिनट 20 सेकेंड। ये तो हो गया कि सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होगा। हम लोग इसी से निकाल लेते हैं कि कितना समय लगेगा और उसका चाल क्या है। इससे ही निकालते हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। हम लोग आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि दूरी है तो है कितना। तो कितना है? 15 करोड़, 15 करोड़ मीटर। कितना है दूरी? 15 करोड़ मीटर। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताइए कि प्रकाश के परावर्तन किसे हम लोग कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे आएंगे। जितना था उतना हम थोड़ा रिवीजन कर ले, जितना हो सका पहले क्लास वाला आप लोग पहले देख सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब हम लोग बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, अब यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उस पे एक किरण आके टकरा के अगर वापस लौट जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से, यानी कि देखिए ये वस्तु की सतह है, इस पे टकरा के अगर वापस चली जाती है उसी एंगल पे, जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे, यानी कि प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, वो वस्तु पे टकरा कर वापस चली जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ तक समझ में आ गया। ये था आप लोगों का इससे पहले वाले
लेक्चर में जो हम बताए थे उसका हम लोग थोड़ा रिवीजन कर दिए। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं। आज के टॉपिक क्या देखिए, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के नियम को लिखें। ये आपका क्वेश्चन जो है 2027 में पूछने वाला है। आपको इसको मोस्ट भी आप इसको लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2027 में पूछे गए। क्या पूछा है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में रहेगा। आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देना है। तो कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक समतल सतह लेंगे। क्या लेंगे, एक समतल सतह लिए और उसको नीचे से क्या कर दिए हम लोग, पेंट कर दिए। पेंट कर दिए। देखिए इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यही है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम का यहाँ पे फिगर बन रहा है, इमेज बन रहा है, चित्र बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आती है और इस पे टकरा के इसी एंगल पे, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से टकरा के वापस चली जाती है। यहाँ पे समझ गए, प्रकाश की किरणें यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टॉर्च मतलब मान लीजिए प्रकाश दे रहे हैं इस पे, इस समतल सतह पे हम लोग प्रकाश दिए, तो इस जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से टकरा के लिए वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जो प्रकाश की किरणें आ रही है इस पे, प्रकाश की किरणें जो इस पे आ रही है समतल सतह पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। समझिए, ये जो समतल सतह है, इस पे जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही है, उस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। और जो टकरा के इस पे टकरा के वापस उसी एंगल पे चला जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अभिलंब है। इसका क्या नाम है आपका, अभिलंब। यहाँ पे क्या आपका अभिलंब है। और ये जो आपका बिंदु है, इसको क्या नाम दिया जाता है, आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये जो आपतित किरण आया इस पे समतल सतह पे टकरा के अगर वो वापिस से, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर तक समझ में आ गया। और ये जो अभिलंब है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है कुछ आपको एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपतित किरण आई और अभिलंब के बीच में जो है, इसको हम लोग, इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। आपतन, आपतन कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। और जो किरणें परावर्तित हो गई यानी कि समतल सतह से टकरा कर वापस चली गई, और अभिलंब के मतलब अभिलंब के बीच में जो ये कोण बना है, ये जो कोण बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित, परावर्तन कोण। इसको क्या आप लोग बोलते हैं, परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के
परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न है, यानी नीचे है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ये पहला क्या होता है आपको, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहला क्या होता है आपका, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु है इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक समतल है ए बी, क्या है आपका, एक समतल है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपतित किरण जो आया और यहाँ पे जो परावर्तित किरण हुआ, और ये जो बिंदु यहाँ पे बना वो उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और उस पे जो एक अभिलंब है वो तीनों क्या है आपका, एक ही सतल पे है। देखिए एक ही ये भी सतह था, उसी पे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला नियम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, एवं ये हो गया आपतन बिंदु, क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाले गए, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। यहाँ पे देखिए ये आपतन बिंदु है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ये पहला आपको लाइन समझ में आ गया। परावर्तन के पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो परावर्तित हो गया और वहां पर जो एक बिंदु बना उस पे एक अभिलंब है, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर स्थित होते हैं, यानी रहते हैं। पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए, दूसरा नियम क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग कि आपतन कोण, कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण, कोण आर। ये हो गया आपका दूसरा नियम। तो देखिए आप अगर इस टाइप से लिखते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हम आप लोग को दो पॉइंट और लिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे दो पॉइंट और लिखाते हैं कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या है, यहाँ पे देखिए आपतित किरण, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो पॉइंट इसमें और ऐड कर दीजिए तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ पे देखिए क्या है, आपतित किरण एवं अभि अभिलंब के बीच, यहाँ पे क्या है आपका, आपतित किरण, यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, यहाँ पे जो देखिए आपतित किरण और परावर्तित यानी कि अभिलंब के बीच जो कोण है, के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया कि देखिए आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और एक अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आपतन कोण। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और लिखाते हैं, तब ये मेरा खत्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आप लोग इतना पॉइंट लिख देते हैं तो आपको जितना नंबर का पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, आपको 2027 में लिख लीजिए, 2027 में ये पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले हम समझाए हैं उसको थोड़ा समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कि देखिए, सबसे पहले एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि ये बोला क्या था कि परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो कितना नियम होता है? 2 नियम होता है, एक आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर स्थित होते हैं। ये समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए, आपतन कोण, ये जो यहाँ पर कोण बना है, और परावर्तन कोण, दोनों जो है आपका इक्वल होता है। ये आप समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? यहाँ पे ये नियम था, 2 नियम, लेकिन ये पॉइंट लिखे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। उसी तरीका से दूसरा पॉइंट क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, हम शायद हो चुके हैं। आप लोग इसका नोट करिए, नोटबुक में इसको लिखिए। तो चलिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हम लोग समझ गए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं आपका समतल दर्पण की तरफ, कि आखिर ये समतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, क्या हम लिखते हैं यहाँ पे? समतल दर्पण, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? प्लेन, प्लेन मिरर। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। अब यहाँ पे समझिए कि इस समतल दर्पण को समझने से पहले हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या बनाए हम लोग? इसका क्या नाम है आपका? इसका नाम है वृत्त। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम बनाए इसका क्या नाम है, और यहाँ पे इसका क्या नाम है? आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ये वृत्त है, इसका क्या नाम है? हो गया आपका केंद्र, या तो इसको हम सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। ये समझ में आप लोग को आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज बताइए, ये तो क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, कि यहाँ पे मिटाते हैं कुछ पॉइंट। हम ये जो बनाए थे आप लोगों से एक चीज पूछने के लिए बनाए थे, ये मिटा दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट बना था, ये था। अब इसको देख के बताइए, ये क्या है आपका? ये लाइन क्या है आपका? सीधा है। ये क्या है लाइन? सीधा है। अब इसको देखकर बताइए, इसको देखकर बताइए, क्या ये वृत्त का पार्ट हो सकता है? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप अभी हम बना दिए थे वृत्त, तभी आपको पता चला कि ये वृत्त का पार्ट है। अगर वैसे हम बना देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वृत्त का पार्ट है? नहीं पता चलेगा।
नहीं पता चलेगा। उसी तरीका से देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बनाए हम, अब ये बताइए कि ये सीधा रेखा जो है, ये जो सीधा रेखा जो है, ये क्या वृत्त का पार्ट हो सकता है? इसका जवाब दीजिए। ये जो सीधा लाइन हम बनाए इतना बड़ा, क्या ये वृत्त का पार्ट हो सकता है? तो आंसर इसका होगा हाँ, ये वृत्त का ही पार्ट है। लेकिन इसका जो वृत्त है आपको बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, जिसका हम लोग त्रिज्या नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लाइन है तो इसका ब्रिज जो है आपका बहुत बड़ा बनेगा। तो इसीलिए इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो सीधी लाइन जो है ये एक वृत्त का ही पार्ट होता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। तो समतल दर्पण देखिए हम वो क्यों पढ़ा है, क्योंकि समतल दर्पण को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, अब लोगों को ये समझ में आया कि ये भी क्या है, एक सीधा डंडा है, सीधा लाइन हम खींचे, ये भी क्या है आपका एक वृत्त का पार्ट है। यहाँ पे समझ में आ गया। और ये इसका जो वृत्त है बहुत बड़ा होगा, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा लाइन है तो इसका ब्रिज जो है बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम इसको, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ से पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिए, पेंट कर दिए। अब इसका नाम क्या हो गया आपका समतल दर्पण। अब यहाँ पे देखिए, इस जिस चीज को हम पेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इससे हम लोग इसको पेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, क्या हो गया आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब एक चीज आप लोगों को बताइए कि ये एक कांच है, ये क्या है आपका एक कांच है। थोड़ा इसमें इंक डाल देते हैं, रुकिए 2 मिनट। थोड़ा इसमें इंक डाल देते हैं, 2 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे हमको एक चीज बताइए आप, कि ये जो कांच है और ये समतल दर्पण जो हम पीछे से मतलब राइट साइड से इसको हम पेंट कर दें, इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में एक चीज अंतर है। अगर इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस पे अगर हम प्रकाश देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको पार कर देगा। लेकिन इस समतल दर्पण पीछे से हम पेंट करते हैं, यानी राइट साइड से हम इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे जितना भी प्रकाश का परावर्तन अपन जो भी पढ़ाएंगे, अगर दर्पण हम लेंगे तो उसको क्या करेंगे, राइट साइड से हम उसको पेंट कर देंगे। यहाँ पे समझ गया आप लोग, पेंट कहाँ करते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या पेंट, देखिए इसमें जो हम पेंट करते हैं कहाँ करेंगे, राइट साइड में करेंगे। जितना भी देखेंगे राइट साइड में। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आपके क्वेश्चन बताइए, ये तो समझिए कांच में प्रकाश आर पार हो जाएगा और इस समतल दर्पण में नहीं होगा, क्योंकि पीछे से क्या किए हैं, राइट साइड से हम इसको पेंट कर दिए हैं। अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। समतल दर्पण की दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। इसमें से पहला क्या है आपका, कि इसका जो है त्रिज्या, त्रिज्या और फोकस क्या होगा इसका, इनफाइनाइट होगा, यानी कि इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अनंत। क्यों होगा, क्योंकि देखिए समतल दर्पण जो है, ये जो समतल दर्पण बनाए हैं हम, ये एक वृत्त का पार्ट है, जो वृत्त बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इसका वृत्त है। मान लीजिए ये जो इतना बड़ा लिए हैं, तो मान लीजिए बहुत बड़ा वृत्त है, तो उसका हम लोग त्रिज्या नहीं माप सकते हैं। और जब हम त्रिज्या नहीं माप सकते हैं,
उसका हम लोग फोकस भी नहीं माप कर सकते, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेंटर और इसके बीच में रहता है फोकस। जब बहुत बड़ा वृत्त है तो उसका हम लोग त्रिज्या और उसका फोकस क्या होगा, अनंत होगा। आप लोग ये बात याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज देखिए कि समतल दर्पण में है, दूसरा हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार इक्वल, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वल है। जैसे मान लीजिए इसमें जितना बड़ा रहेगा आदमी, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि समतल दर्पण जो है आपका, प्रतिबिंब जो है आपका बराबर बनता है। ये आप लोग समझ गए। अब तीसरा क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले बात है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि उसका साइज क्या होगा। तो प्रतिबिंब का साइज जो है आपका सेम होगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब है मेरा है समतल दर्पण में उतना बड़ा ही दिखेगा। ये आप लोग समझ में आ गया। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और काल्पनिक। काल्पनिक को क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी। क्या बनेगा आपको, सीधा बनेगा। और देखिए तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, इसका पार्श्व क्या होगा, तो उसका क्या होगा, उल्टा होगा। पार्श्व का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, हम लोग समझा दे रहे हैं आप लोग को, ये जो समतल दर्पण है, मानिए कि ये समतल दर्पण जो है आप लोग अपने घर के मिरर में जो आप लोग यूज करते हैं, वो आप लोगों का समतल दर्पण ही होता है। उसमें क्या होता है ना कि पार्श्व का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समतल दर्पण का पार्श्व क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि समतल दर्पण यानी कि जो घर का जो आईना होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बामा हाथ उठाए हैं। तो पास का क्या मतलब है, वही कि उल्टा दिखता है, उसका पास क्या है, उल्टा है। अगर मान लीजिए अगर कोई तिल राइट साइड में है तो उधर समतल दर्पण में देखते हैं, एंड घर के आईना में देखते हैं तो वो राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखता है। तो यही हुआ कि उसका जो इसका समतल दर्पण का जो पार्ट है क्या होता है आपका, उल्टा होता है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए हमको कि अगर प्रतिबिंब यहाँ है, मतलब वस्तु यहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पांचवा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु जितना वस्तु आगे होगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु लिखे, मान लीजिए जितना ये पीछे रहेगा वस्तु, यानी जितना ये आगे रहेगा उतना ही, जैसे मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस देखिए, जैसे ये इतना दूरी पे है तो ये भी इतना दूरी पे ही इसका क्या करेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जितना, देखिए प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना ये वस्तु आगे होगा। यानी कि अगर ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बनेगा। जैसे मान लीजिए एक आईना है, दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर हम वहाँ पे आगे आते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के जितना मान लीजिए दर्पण है, जितना हम आगे आए उतना ही हमारा पीछे बनेगा प्रतिबिंब। और हम थोड़ा दूर हो गए तो प्रतिबिंब भी थोड़ा दूर बनेगा। जितना हम डिस्टेंस पे उस दर्पण से रहेंगे उतना ही डिस्टेंस पीछे वो प्रतिबिंब बनाएगा। अब यहाँ पे समझ में गए, तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कोई वस्तु है, यानी कि एक कोई वस्तु है,
जो कि इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पे है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर पर बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सुनिए और उसका जवाब दीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आप लोगों को फंसा देंगे। यहाँ पे क्या बोले कि दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पे है, तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी दूरी पे होगी। तो जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे 10 मीटर पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा यानी कि उसका क्या आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को कैसे फंसा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम 20 ले लेते हैं, 20 मीटर ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग आप लोगों को फंसाते हैं कि कोई वस्तु प्रति समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ इमेजिन इमेजिन करिए कि यहाँ पे समतल दर्पण है और यहाँ से कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी पे है, तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितना दूरी पे होगा। क्वेश्चन थोड़ा सुनिए, ये दम समतल दर्पण है और यहाँ से वस्तु की दूरी 20 मीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितना दूरी पे होगा। जैसे मान लीजिए ये तो आपका 20 मीटर ही होगा। ये हम दर्पण से नहीं पूछे हैं, ये यहाँ से पूछे हैं वस्तु से, तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 40 मीटर की दूरी पे ये वस्तु से होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है। यानी कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब की जो चाल है दुगुनी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे इसको थोड़ा आप एक बार नोट कर लीजिए। जितना पॉइंट हम लिखवाए हैं 6 पॉइंट लिखवाए हैं, आप 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और आगे हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक तो हो गया एक्सप्लेन। यहाँ इसको कहते हैं कि प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है। वो कैसे होती है हम लोग आप लोग को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कैसे पूछता है आप लोग बताते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते क्या था कि प्रतिबिंब की जो चाल है वो दुगुनी होती है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समतल दर्पण था, ये क्या है आपका समतल दर्पण है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई वस्तु यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और दर्पण की ओर x किलोमीटर पर आवर से जा रही है। यानी कि कोई वस्तु है दर्पण की तरफ अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इस आदमी को क्या लगेगा। यानी देखिए ये वस्तु की प्रतिबिंब है, ये 2x स्पीड से 2x किलोमीटर पर आवर से इसको आते हुए दिखेगा। जैसे हम मान लीजिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपका समतल दर्पण है, कोई वस्तु अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो ये प्रतिबिंब 2x किलोमीटर प्रति आवर से दर्पण की ओर आएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है कि 4 किलोमीटर पर आवर से कोई वस्तु दर्पण की ओर जा रही है। गौर करिए कि 4 किलोमीटर पर आवर से कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर जा रही है, तो प्रतिबिंब कितनी स्पीड से चलेगी, तो कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जिम में जाते हैं, वहाँ पे जो दौड़ने वाला होता है वहाँ पे एक दर्पण लगा रहता है। वहाँ पे एक दर्पण लगा है, जो दर्पण क्या रहता है आपका समतल दर्पण रहता है। मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है आपका, समतल दर्पण। जहाँ पे जिम किया जाता है वहाँ पे जो दौड़ने वाला रहता है वहाँ पे एक समतल दर्पण आगे में लगा रहता है। और वहाँ पे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, तो इसको क्या लगेगा कि हम 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं। इसको क्या लगेगा कि हमारे दौड़ निकल जाए। तो इसको क्या लग रहा है कि हम जो दौड़ रहे हैं ना, हमारे दौड़े निकल जाए। तो काहे से इसको लगेगा कि हम जो है ना
8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा लियो, इसको लगेगा, इसको क्या लगेगा कि हम 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा लियो, हमारा तो दौड़ निकल जेतो। लेकिन इसको नहीं पता है कि यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा है, जो इसका क्या होता है कि स्पीड जो है ना आपका दुगुनी हो जाती है। अगर कोई वस्तु अगर 4 किलोमीटर पर आवर से जाती है, उसका प्रतिबिंब उसको डबल 2x यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर से दर्पण की ओर आएगी। लेकिन इसको पता नहीं है, ये बोला गाँव में कि हमारा दौड़ निकल जातो, है कि ये दौड़ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इसको आईना में दिख रहा है, समतल दर्पण में दिख रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर से, तो ये गाँव में चिल्ला देगा कि हमारा दौड़ निकल जातो, लेकिन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इसका कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर ही है। अब एक क्वेश्चन बताइए कि इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था कि उसका स्पीड कितना था। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अब हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बताइए, अगर हम दो समतल दर्पण के बीच, जैसे मान लीजिए एक ये समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है, अब इसको यहाँ पे इसको उल्टा रख देते हैं, ये समझ में आ गया। देखिए ये एक समतल दर्पण है, इस साइड से पेंट है, ये एक समतल दर्पण है, इस साइड से पेंट है। यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करिए कि जब दो समतल दर्पण के बीच, मान लीजिए एक हम रामपाल चाचा को रखते हैं, मान लीजिए क्या है आपका, रामपाल चाचा है। अब यहाँ पे बताइए आप लोग कि अगर दो समतल दर्पण के बीच अगर हम रामपाल चाचा को रखते हैं, तो रामपाल चाचा का इमेज कितना बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब का कितना बनेगा। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है, तो यहाँ यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यानी कि कितना बनेगा प्रतिबिंब इसका, प्रतिबिंब जो है आपका अनंत बनेगा। कितना बनेगा प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो समतल दर्पण के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप लोगों को लगेगा दो बनेगा, एक इस दर्पण में बनेगा, लेकिन एक इस दर्पण में बनेगा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। इसके वजह से आप लोग जो है, ये जो रामपाल चाचा है, इसका कितना इमेज बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ये हम लोग समझ गए। ये था आपको समतल दर्पण का एक एग्जाम्पल। और एक समतल दर्पण का एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को हम, क्योंकि समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद समतल दर्पण का कुछ देख लेंगे, और फिर क्लास को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कभी आप लोग नाई के पास गए होंगे, यहाँ पे देखिए ये नाई के पास एक आईना रहता है, तो ये एक दर्पण रहता है। मान लीजिए इसमें रामपाल चाचा ही गया अपना बाल बनवाने के लिए, ये मान लीजिए रामपाल चाचा ही जो गया बाल बनवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो दर्पण रहता है आपका, क्या रहता है, समतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है यहाँ पे, समतल दर्पण रहता है। देखिए नाई की दुकान में ये जो देखिए फ्रंट पे जो लगा रहता है, वो रहता है समतल दर्पण। लेकिन जब आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हजामत में जो दर्पण यूज किया जाता है, उस दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आप लोगों को फ्रंट पे जो रहता है मुंह देखने के लिए, वो एक्चुअल में समतल दर्पण रहता है। अब बताइए वहां पे अवतल दर्पण कहाँ रहता है। यहाँ पे देखिए एक इस टाइप का दर्पण रहता है, एक इस टाइप का दर्पण आता है, जो कि बाल, हजामत जो है, बाल बनाने के बाद आपको जो दिखाता है पीछे करके, पीछे करके जो बाल दिखाता है, यानी पीछे में लगा ही रहता है अवतल दर्पण। वो फ्रंट पे रहता है समतल दर्पण, और बैक में जो लगाता है वो रहता है अवतल दर्पण। या अगर कोई मान लीजिए आप उतना बड़ा सैलून में नहीं गए, यानी नाई की दुकान नहीं गए, तो वो इस टाइप का रखते हैं, जो बाल बनाने के बाद वो आप लोगों को दिखाता है पीछे का, कि आपका पीछे का कैसे बना है। हम तो चाहते हैं तो यही दिखाता है, नहीं तो नॉर्मली पीछे वाला जो है आपका ऑलरेडी अवतल का लगा रहता है। और जिस दुकान में नहीं लगा है, जिस हजामत की दुकान में नहीं लगा है, तो वो क्या करता है, आपको इस टाइप का वो लेके रखता है, और बाद में वो दिखाता है कि आपका पीछे का ऐसा बना कटा है। समझ गए। और ये होता है आपका अवतल दर्पण, ये समतल दर्पण ही होता है जिसमें आपका चेहरा दिखता है। ये समझ में आ गया।
अब यहाँ पे देखिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं समतल दर्पण का। थोड़ा 2 मिनट रुकिए। तो चलिए एक और समतल दर्पण का आप लोग को हम एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या बना रहे हैं हम, सोचिए थोड़ा क्या बना रहे हैं, थोड़ा देख कर ही बताइए क्या बना रहे हैं। ये क्या है, पानी है। मान लीजिए ये क्या है आपका, पानी है, समुद्र का पानी है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, एक दुश्मन का जहाज है। दुश्मन का, ये क्या है आपका, दुश्मन का जहाज है। अब यहाँ पे देखिए जो जो एक सेना रहता है वो कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। और यहाँ से इस दुश्मन के जहाज को कैसे देख लेता है, पानी में रहता है वो। लेकिन इस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं, पनडुब्बी जहाज, पनडुब्बी जहाज हम बोलते हैं ना। तो ये जो है पनडुब्बी जहाज जो है, मान लीजिए यहाँ पे सेना रहता है, ये इस दुश्मन को कैसे देख लेता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दर्पण लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो इस टाइप का, ये जो है आपका जल से ऊपर रहता है ये देखने वाला, ये ऐसे रहता है, ये रहता है। और यहाँ से ये देखने वाला रहता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दर्पण लगा रहता है, यहाँ पे एक क्या लगा रहता है, समतल दर्पण। क्या लगा रहता है यहाँ पे, समतल दर्पण। यहाँ पे क्या लगा रहता है आपका, समतल दर्पण। और यहाँ पे भी एक लगा रहता है समतल दर्पण। यहाँ भी क्या लगा रहता है आपका, समतल दर्पण। यहाँ भी लगा रहता है समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ से कैसे देख लेता है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लाइट आता है इस पे, और इसका इमेज यहाँ बनता है। और यहाँ से जो है ये वायुसेना देख ले, मतलब ये जो जल सेना है, कोई भी सेना है यहाँ पे, वो देख लेता है कि दुश्मन का जहाज हमारे ओर आ रहा है। यहाँ से ये क्या कर सकता है, फायरिंग कर सकता है। यानी वो बचा सकता है, वो नहीं कि दुश्मन के जहाज को यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे भी यूज होता है आपका समतल दर्पण। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, 10 में रिवीजन भी किए। अब बाकी प्रकाश के परावर्तन देखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उसका हम जो भी 4 या 2 प्रकाश के नियम 2.2 था उसका देखे, और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम देखे। उसके बाद समतल दर्पण के कुछ बारे उसका विशेषताएं देखे, जो कि 6-7 हम लोग विशेषताएं देख लिए कि समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम लोग समझ गए। और ये भी समझ लिए कि समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अगर x किलोमीटर पे रखा है तो वो उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और कोई वस्तु के ओर अगर, दर्पण की ओर अगर x किलोमीटर पर आवर से आ रही है तो उसको प्रतिबिंब जो है 2x किलोमीटर प्रति आवर से आएगी। ये लोग हम लोग समझ लिए थे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।